उत्तराखंड के किच्चा में बलिदानियों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। छात्रों ने सैन्य अधिकारियों के बलिदान को किया याद। सैन्य अधिकारियों का आकस्मिक निधन पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ने कन्या गुरुकुल का किया भूमि पूजन। गुरुकुल में छात्राओं को मिलेगी शिक्षा। 500 करोड़ की लागत से बना है गुरुकुल। भाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात। और उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया मतदाता सम्मान समारोह का आयोजन। नए मतदाताओं को सम्मानित कर उन्हें मतदान के लिए किया गया प्रेरित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बिना समय गवाए सीधे आपको लिए चलते हैं रुद्रपुर, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके और उनके साथियों ने, क्योंकि आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, आपके आग्रह के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। इस हेतु के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सिंह बरोड़ा जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार जी, भारत भूषण कुमू जी, हमारे जो है संचालक, और सभी हमारे दुधिया बाबा जी मंच पर उपस्थित हैं। सभी हमारे विकास शर्मा जी, देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जिस प्रकार से विवाह का कार्यक्रम किया जाता है, ये सही मायने में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको सभी लोगों ने अपना सहयोग करना चाहिए और सबके सहयोग से ही समाज चलता है। आप सब लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामूहिक उत्सव हो रहा है यहाँ पर। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों का निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हमारे बंगाली समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम भुला नहीं सकते। हमारी सरकार ने तय किया कि जो बांग्लादेश से उस समय विस्थापित होकर मजबूरी में यहाँ आए, लेकिन वो यहाँ के पूरे परिवेश में घुल गए, मिल गए और उन्होंने लगातार कदम से कदम ताल करी। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उनके सर्टिफिकेट में पीछे से पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था और आप सबके बीच में से लगातार आवाज आई। हमारे सभी प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र से आवाज उठाई और मैं स्वयं इस बात को महसूस करता था कि ये अपमानजनक शब्द है कि पूर्वी पाकिस्तान जो उनके सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। इसलिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि अब ये पूर्वी पाकिस्तान शब्द जो अपमानजनक लगता है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसको हमने हटा कर दिया। ये मांग वैसे तो बहुत पहले से चल रही थी, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसमें वो सौभाग्य लिखा होता है और ये सौभाग्य मुझे मिला था। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस पार्टी से आता हूं जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों और आदर्शों पर स्थापित अगर कोई पार्टी है तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। और उस कश्मीर के अंदर जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उस कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से मिलाने के लिए
40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी। और देश की आजादी के इतने बड़े लंबे कालखंड के बाद भी उस कश्मीर के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान चलते थे, 2 संविधान चलते थे वहां पर। अगर इसको भी किसी ने बदलने का काम किया तो हमारे भारत मां के लाल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में धारा 370 वहां पर समाप्त हुई है। बंगाल से निकले हुए हमारे प्रबुद्धजनों का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बात करें, बटुकेश्वर दत्त, श्री अरविंदो और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक काफी लंबी लिस्ट है। और मैं आज भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 महीनों से मैं प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और मैंने एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य को समर्पित किया है, अपने 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित किया है। आप सबके बीच में से लगातार ये मांग भी आती थी कि यहां पर नजूल की भूमि पर बैठे हुए भाई बहनों को जो मजबूरी में बैठे हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। और लगातार हमारे यहां से प्रयास होता रहा। हमारे इस क्षेत्र के नेता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, वह भी लंबे समय से संघर्ष करते हैं। हमारे ठुमराल जी कर रहे हैं, हमारे शिव अरोड़ा जी कर रहे हैं, उत्तम भाई कर रहे हैं, सोनू भाई कर रहे हैं, विकास शर्मा जी कर रहे हैं, सारे इस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सौभाग्य भी आप सबके और भगवान की कृपा से ये भी हमारे इससे आया कि ये नदी की भूमिका जो है, मालिकाना हक जो है, मैं आज के अवसर पर चूंकि बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू की है, आज देश भाइयों बहनों मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी ने केवल हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की और हिंदुओं की चिंता नहीं करी, बल्कि जो विदेशों में भी जो हिंदू भाई रहते हैं, बौद्ध भाई रहते हैं, फारसी भाई रहते हैं, जैनी भाई रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, उन सब की भी चिंता करने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और सीएए का कानून लेकर आए कि जो इन देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हिंदू भाई रहते हैं, फारसी भाई रहते हैं, बौद्ध भाई रहते हैं या सिख भाई रहते हैं, अगर वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं, तो उनको भी यहां की नागरिकता दी जाएगी। ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि हम शुरू से मानते हैं विश्व बंधुत्व की भावना अगर कहीं है तो हमारे देश में है। सबको अपना घर मानने की अगर कहीं भावना है, कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदैवम तो कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उधर का है, ये इधर का है, ऐसी भावना छोटे चित्त वाले लोगों के पास होती है, जिनके क्षुद्र मन होते हैं, छोटे मन होते हैं। और उदार चरित्र वालों के लिए ये पूरा देश की पूरी दुनिया उनका घर होता है। इस प्रकार की भावना कि हम जो मानते थे, जानते थे और कहते थे और सोचते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए आप, जब दुनिया के देश कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, कोरोना ला रहे हैं, कोरोना को जो है लोगों तक छोड़ रहे हैं, महामारी को पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन यहां पर बनाई जा रही है, बनाई गई। और केवल हिंदुस्तान को ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में। और आज मुफ्त की वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगाई जा रही है। ये 120 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, जब पहले वैज्ञानिकों ने शोध किया, अनुसंधान किया मोदी जी के नेतृत्व में, तो कुछ राजनीतिक दल वो कहने लगे कि ये वैक्सीन ये मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। जब कोरोना की पहली लहर आई तो उस कोरोना की पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में सिद्ध हो गया जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो गंभीर रूप से जो है बीमार पड़ गए, और जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी
वो लोग छोटे हल्के बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम होकर उनका निकल गया। अब ऐसे लोग, ऐसे कितने लोग जो वैक्सीन नहीं लगा पाए इन लोगों के कारण से, भ्रम के कारण से। मैं उनको पापी मानता हूं, मैं अपराधी मानता हूं ऐसे राजनेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाने दी। मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ये वैक्सीन 600 रुपए की आती है, सरकार 600 रुपए वहन करती है इस वैक्सीन के लिए, तब जाकर ये वैक्सीन सभी को लगती है। आज मैं चूंकि बहुत सारी बातें बोलने के लिए, हमारे जनरल रावत जो पूरे हिंदुस्तान के गौरव थे, जनरल बिपिन रावत, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होता है, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की नेता गोवा में जाकर अपना चुनाव कैंपेन लॉन्च करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेताओं को। जहां एक तरफ जो है पूरा देश गमगीन है, अरे आप रहते यहां हो, खाते यहां हो, आपका शरीर यहां है, लेकिन आपका मन इस देश में नहीं है, आपका दिल कहीं और बसा हुआ है। आपको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। वही आपकी संस्कृति है जो आपने पिछले 70 सालों में किया है, 60 सालों में किया है। देश के साथ समझौते किए हैं। जनरल की शहादत हो रही है, 13 हमारे सैनिक, देश के योद्धा उस निधन में, उस दुर्घटना में उनका निधन हो जाता है। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची है आपके अंदर। आप जश्न मनाते हो जहां पूरा देश एक तरफ शोक में डूबा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है आपके इस राजनीति पर। मैं आज के अवसर पर भाइयों बहनों, हमारे जो नवयुवक हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्या है, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी इन्होंने एक मुझे पत्र दिया है, ट्रांजिट कैंप में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बसे दान पत्र की भूमि पर मालिकाना हक बंगाली बाहुल्य क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में बांग्ला भाषा का पठन एवं वरिष्ठ सुभाष चतुर्वेदी जी के नाम से। निश्चित रूप से अब इसका परीक्षण करवा लेंगे, जो भी यहाँ पर हो सकता होगा वो करेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले भारत माता की, भारत माता की। तो रुद्रपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। इन सबके बीच उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए जब कुछ ही समय रह गया है और इसलिए हर राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो 2022 में चुनावी दंगल में अपनी जीत सुनिश्चित हो सके तो कोटद्वार में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत कर नव मतदाताओं को सम्मानित किया। वहीं प्रदेश चुनाव प्रभारी आरपी सिंह ने कहा कि नव मतदाता सम्मान समारोह का उद्देश्य युवाओं को प्रदेश और केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देना है, साथ ही सरकार की विकासमुखी योजना को विकास की राह पर आगे ले जाना है। तो जो नव मतदाता हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए थे। ये युवा मोर्चा जो हमारी पार्टी का यूथ विंग है उसका एक अनूठा कार्यक्रम है ताकि जो नए मतदाता हैं उनका स्वागत करें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। वो जीवन में एक इस प्रकार के मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ पर वो अपनी खुद की, अपने परिवार की चिंता करते करते देश की भी चिंता करें, इसलिए उनका स्वागत किया। क्या क्या जिम्मेवारियां उनकी हैं और क्या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं उसके बारे में चर्चा करी और किस प्रकार से मोदी जी की जो डबल इंजन सरकार है और यहाँ पर जो धामी जी के साथ मिलकर जो सरकार चल रही है भाजपा की, उसके अंतर्गत किस प्रकार वो लाभार्थी हुए हैं, किस प्रकार उत्तरांचल पिछले 5 साल में बदला है। कि प्लीज़ आप लोग वोट देने ज़रूर जाएं। हम लोगों के पास राइट है कि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चूज़ कर सके, तो जो हमारे आने वाला फ्यूचर है वो भी हमारे लिए बढ़िया होगा और जो भी अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। तो वोट देने ज़रूर जाएं।
सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित अन्य सैन्य अधिकारियों के हवाई दुर्घटना में शहीद होने की घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। देश के तमाम राज्यों में बलिदानी सीडीएस विपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस दौरान किच्चा के दीनदयाल चौक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरा वातावरण भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने कैंडल जलाकर देशभक्त सैन्य अधिकारियों के आकस्मिक निधन को पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि डिफेंस चीफ विपिन रावत सहित अन्य सैन्य अधिकारियों का यूं आकस्मिक चले जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई किया जाना असंभव है। सच्चे सपूत जिन्होंने भारत माँ पर की धरती पर जन्म लेकर अपने जीवन को चरितार्थ किया हो, ऐसे महान सपूत हमारे विपिन सिंह रावत जी जो आकस्मिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके साथ हमारे 12 और सपूत चले गए, जिनकी हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारी सीमाएं ऐसे वीर सपूतों के कारण सुरक्षित रहती हैं, जिन पर हमें गर्व होता है। हम रात को तभी चैन से सोते हैं जब ये लोग सीमाओं पर जगते हैं। इन्हीं के कारण आज भारत विश्व में सरमोर बना है, विश्व के अग्रणी देशों में भारत का नाम हुआ है। तो अगर हुआ है तो इन्हीं के कारण अभी चाइना जैसे देश को हमने पछाड़ा है। गुरुकुल विद्यालय परिवार की तरफ से, गुरुकुल एनसीसी कैडेट की तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को और अन्य वीरों को, जिन्होंने अपनी जान अभी उनकी एक आकस्मिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन सभी के लिए श्रद्धांजलि सभा करी गई है और जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक, एनसीसी कैडेट और विद्यालय के छात्र उपस्थित हुए। ये बड़ी दुख की घड़ी है और जनरल विपिन रावत जी जैसा अभी जब हमें पूरी कहानी पता चली जो उनके बारे में था, वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक के साथ साथ दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुए निधन को संदेहास्पद बताया है। स्वामी रामदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस हेलीकॉप्टर में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ान भर चुके हों, देश के महत्वपूर्ण लोग इस हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हों, ऐसे हेलीकॉप्टर का अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाना आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा कि जांच में दुर्घटना के कारण जल्द ही साफ होंगे। रामदेव ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनरल विपिन रावत भारत रत्न के हकदार है। हमारे देश के एक महान योद्धा, वीर पराक्रमी सीडीएस को खोना यह देश की एक अपूर्णीय क्षति है और इसके पूरे रहस्य तो थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन किसी भी देशवासी को यकीन नहीं हो रहा है जिन हेलीकॉप्टर्स में जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चलते हैं। इसी हेलीकॉप्टर में मैंने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने भी उड़ान भरी है और ऐसे हेलीकॉप्टर का अचानक क्रैश हो जाना यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। बहुत सी आशंकाएं और बहुत सी साजिशें इसके पीछे हो सकती हैं। ऐसे लोगों के मन में आशंकाएं वक्त के साथ वो ज़रूर निर्मूल होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो पूरे देश की आंखें नम हैं एक महान योद्धा को। और संवाददाता राजकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, जिस तरीके से ये दुर्घटना सामने हुई है, हर कोई इस अचानक आई आपदा को लेकर शंका व्यक्त कर रहा है। अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो स्थितियां हैं, वो हादसा नहीं, कोई ना कोई साजिश की तरफ, किसी न किसी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। राजकुमार जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने बयान देते हुए बताया है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और साथ ही इस घटना को चाइना की तरफ भी जोड़ते हुए बताया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई नेताओं का भी मानना है कि ये दुर्घटना एक गलत किसी कारण से हुई है और कहीं किसी भी आतंकी संगठन का भी इसमें हाथ हो सकता है और इसकी जांच की मांग लगातार
उठ रही है। और वहीं बात करें अगर आम जनता की, तो आम जनता भी ये नहीं समझ पा रही है कि ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स में हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सफर कर चुके हैं और आने वाले समय में कितने ही नेतागण जो हैं हमारे देश के नामचीन व्यक्ति हैं वो इस हेलीकॉप्टर में सफर करेंगे। लेकिन एक सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी उसके बाद ये हत्या है या साजिश से लेकर आकलन की जरूरत आन पड़ी है। योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहा है। हरिद्वार में पतंजलि कन्या गुरुकुलम 500 करोड़ की लागत के नए परिसर का भूमि पूजन भी किया गया। गुरुकुलम के भूमि पूजन के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, साध्वी ऋतंभरा समेत कई बड़े साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि आने वाले समय में पतंजलि गुरुकुल से शिक्षित युवा देश का नेतृत्व करेंगे। करीब 25 सालों में गुरुकुल के छात्र सिविल सर्विसेज, मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। पतंजलि गुरुकुलम देश और दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम गुरुकुल अभी भी संचालित है, लेकिन ये 500 करोड़ की लागत से बनने वाला, वास्तु की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, कैरिकुलम की दृष्टि से, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गुरुकुलीय परंपरा का यह प्रथम एक आदर्श गुरुकुल होगा। वाले भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाले बालक बालिकाओं की बात हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर दिशा में गुरुकुल के बच्चों का एक वर्चस्व होगा। हम आने वाले 25 वर्षों के भारत की तैयारी कर रहे हैं और 2045 तक भारत विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक महाशक्ति, सुपर पावर बने। ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज का परिवर्तन किया जा सकता है। नाना प्रकार की कुरीतियाँ, अज्ञान और हमारे अविवेक के कारण ही व्यक्ति में दैन्यता और दुर्बलता रहती है। तो मनुष्य की सारी संभावनाओं को जो जगाता है उसका नाम है ज्ञान। और ये ज्ञान पीठ पर और गुरुकुलम के उद्घाटन पर आकर मैं अभिभूत हूँ। इधर आए दिन ऋषिकेश एम्स की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। बिगड़ती व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एम्स प्रशासन कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन इस बार भी समस्याओं का शिकार कोई और नहीं बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी हुए हैं। आरोप है कि 11 नवंबर को एम्स में भर्ती होने के बाद उनको स्वास्थ्य व्यवस्था लचर नजर आई और कई व्यवस्थाओं को लेकर एम्स प्रबंधन फेल नजर आया है। मंत्री का आरोप है कि इलाज के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार तक किया। सिफारिश के बावजूद उन्हें प्राइवेट वार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अब ऐसे में नाराज हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है एम्स। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों को बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले को लेकर मोहन सिंह गांववासी भारत सरकार को पत्र लिखकर जहां अपनी पीड़ा से अवगत कराएंगे, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी मांग करेंगे। प्रोसेस ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है और उसमें सबसे बढ़िया है कि जो इमरजेंसी में डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखते हैं, जैसे सीटी स्कैन है, तो उसकी रिपोर्ट जो है तत्काल नहीं आती, जिससे कि वो उसका आगे का इलाज करा सकें। तो प्रोसेस ठीक नहीं है और मैनेजमेंट ठीक नहीं है। वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और एक दूसरे के उसमें सम्मान नहीं है उनका, तो इसलिए वो सफ़र हो रहा है। और जो सबसे बड़ी शिकायत है वहाँ बेड नहीं है। हर एक कहता है बेड नहीं मिल रहा है, सिफारिश कराओ, सिफारिश से भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बेड नहीं है तो बेड संख्या वहाँ बढ़ानी चाहिए। प्राइवेट वार्ड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो प्राइवेट वार्ड उनको बढ़ाने चाहिए। माननीय अटल जी की सरकार में जब एम्स ऋषिकेश की घोषणा हुई थी तो केवल मैं नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में एक हर्ष का माहौल था कि हमारे यहाँ एम्स आ रहा है। और उसको हमने एक बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से, एक भविष्य में रोजगार की दृष्टि से हमने इसको देखा। और हम सब लोगों के मन में ये रहता था कि एम्स एक बहुत बेहतर सुविधाएं देने वाला जो है प्रतिष्ठान है। लेकिन जब से ये एम्स में ओपीडी शुरू हुई है या इलाज शुरू हुआ है, धीरे धीरे लोगों का
जो मतलब एक विश्वास था वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति ये हो रही है कि ऋषिकेश का कोई भी व्यक्ति, या मैं समझता हूँ आसपास का, या ऋषिकेश, मैं इतनी बड़ी बात कहूँगा कि कोई भी बड़ा प्रतिनिधि भी किसी को भरोसे के साथ ये नहीं कह सकता कि तो आप जाइए एम्स में, मैं आपको भर्ती करा। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसके चलते भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बाजपुर में तैनात दिखाई दे रही है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने पुलिस कर्मचारियों को सख्ती से कार्य करने की बात कही है। बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले के बाद प्रदेश भर की राजनीति में माहौल गर्मा गया है। इसके चलते बाजपुर कोतवाली में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिख रहा है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसमें पीएसी के साथ साथ आसपास के थानों की पुलिस को भी बुलाया गया है, जिससे क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से निपटा जा सके। पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का कार्यक्रम है और उसको देखते हुए, जो पिछली बार घटना हुई उसको देखते हुए हम लोगों ने थाने पे आवश्यक फोर्स मंगाया है और सभी ड्यूटी पॉइंट चिन्हित करके हमने यथावश्यक फोर्स को लगाया है और पूरा ये ध्यान रहेगा कि किसी भी प्रकार की कोई अवांछित घटना ना हो और पूरी कोशिश रहेगी इस तरह की कोई घटना ना हो। साथ ही साथ हम पूरी घटना की वीडियोग्राफी करेंगे, निष्पक्ष वीडियोग्राफी कराई जाएगी और यदि कोई इस तरह की घटना में पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। सरोवर नगरी नैनीताल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से भी अधिक वादों का मौकों पर ही निस्तारण किया गया और इस मौके पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक और वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा के निर्देशन में पंजीकृत 325 वादों में से 55 का निपटारा 3 करोड़ 49 लाख के समझौते राशि के साथ हुआ है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय में ही करीबन जो है 55 से 60 केस जो है 16 समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाएंगे। मुख्यतः इनमें जो हमारे जिला न्यायालयों में भी ये 13 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी आयोजित की जा रही है, उन सभी को मिलाकर के जो है कुछ हज़ार केस हमारे निस्तारित हो जाएंगे, जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के वाद हैं या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, 16 समझौते के आधार पर वो भी निस्तारित होंगे। इसके अलावा जो चेक डिसऑनर के केस हैं वो भी होंगे। अच्छा, जो राजस्व न्यायालय हैं उनमें भी आयोजित कर रहे हैं, उनमें राजस्व वाद भी निस्तारित होंगे। तो ये एक प्रयास है कि वादकारियों को शीघ्र त्वरित न्याय मिले। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।